हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स एजुकेशन। स्टडी वाइब्स एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। अर्थव्यवस्था पर रुपए की मूल्यह्रास का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वर्तमान में ये टॉपिक सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं आशुतोष पहले आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी वाइब एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने ज्ञान की अभिवृद्धि कर सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और आने वाले लेटेस्ट के जो भी वीडियोज़ हैं वो यहाँ पर आप हमसे वॉच कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप पीडीएफ ले सकते हैं और वीडियो की नोटिफिकेशन आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर भी आप जुड़ सकते हैं। अदर क्वेरीज़ हैं तो अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ने के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज़ हमें बता सकते हैं। चलिए, हाल ही में क्या मुद्दा रहा है। हाल ही में रुपए का यहाँ पर दबाव में महसूस किया गया है। 2022 के अंदर डॉलर के मुकाबले 3.5% की गिरावट यहाँ पर रुपए के अंदर आई है, जो अपने नीचतम रिकॉर्ड पर या फिर नीचतम स्तर तक यहाँ तक रुपए अपना छू चुका है। और पिछले अगर देखा जाए तो काफ़ी टाइम से रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले गिरती हुई दिखती है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोई ज़माने में मैं सुनता था, तब की बात थी जब रुपए की कीमत 60 रुपये समथिंग थी एक डॉलर के मुकाबले। आज 60 रुपये से, अभी मैं लेटेस्ट की ही बता रहा हूँ, 60 रुपये से आज जो कीमतें जा चुकी है 75 70। तो ये बड़ी बात है कि रुपए की कीमत उसके मुकाबले गिरती जा रही है। तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव हमारे देश पर क्या पड़ता है? तो हमारे देश पर ये प्रभाव पड़ता है कि आम जनजीवन, अगर कोई भी वस्तु निर्यात की जाती है बाहर से, तो आयात और निर्यात के माध्यम से जब दबाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ता है, क्योंकि वुड्स जो होते हैं, वुड्स होती हैं या फिर कोई वस्तुएं हैं तो वो बाहर से मंगाई जाती हैं, तो उसका प्रभाव बड़े स्केल पर वहाँ पर पड़ता हुआ नजर आता है। छोटे स्केल पर आपको यहाँ पर महसूस नहीं होगा। इकोनॉमी के अंदर सबसे बड़ा यहाँ पर देखा जाए तो दो कारण अभी वर्तमान में, पिछले दो कारण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रूस का युद्ध जो है, रूस और यूक्रेन का युद्ध यहाँ पर सबसे बड़ा कारण दिख रहा है। साथ ही साथ अमेरिका में यहाँ पर ब्याज दरों में अपेक्षाकृत वृद्धि, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इकोनॉमी चलाने के लिए पैसा किसी से उधार नहीं लेना होगा, तो यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के अंदर इस तरह से लगा हुआ है कि वहाँ से जितने भी ब्याज दर हैं, जितना भी यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है, कुछ ना कुछ ब्याज पे लेने के बाद में ही अपना बिजनेस आगे की तरफ बढ़ाया जाता है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। तो पैसा वहाँ से लिया गया है और उनको क्या करना है, ब्याज दरों को बढ़ा दिया गया है। तो ये भी एक बड़ा कारण यहाँ पर इंडिया के सामने आ चुका है। मुद्राहास क्या होता है? आम तौर पर अगर इसे समझने का प्रयास करें तो एक बड़ा देश, एग्जाम्पल देता हूँ उसके बाद में परिभाषा पर आएंगे। एक बड़ा देश जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है अपनी मुद्रा को ऊपर रखने की, जैसे अमेरिका। अन्य देशों के मुकाबले अगर आपकी मुद्रा जो है वो कमज़ोर होती है, आपकी मुद्रा कमज़ोर होती है, मतलब हमारी इंडिया की मुद्रा है जो 75 रुपये एक डॉलर के मुकाबले, वहाँ पर $4 $5 तो अमूमन कोई दे देता है, क्योंकि उनके मुद्रा की पावर है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारी मुद्रा जो है उसके मुकाबले क्या है, थोड़ी कमज़ोर है। यानी विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति को मूल्यह्रास कहा जाता है। विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति को यहाँ पर क्या कहा गया है? मुद्राह्रास कहा गया। यही परिभाषा है कि बाजार में ताकती माध्यम से अन्य मुद्राओं के मुकाबले मुद्रा का मूल्य कमज़ोर होना, मूल्य का कमज़ोर होना, या फिर यानी विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति में मूल्यह्रास कहा जाता है। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर कही गई। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो प्रशासनिक कार्रवाइयों में भी इसे कमज़ोर किया जाता है, जो कि मूल्य अवमूलन कहा जाता है। अवमूलन मतलब होता है कमी, ठीक है ना। यहाँ पर जो पॉलिटिकली अगर देखा जाए या फिर कहा जाए एडमिनिस्ट्रेशनली अगर देखा जाए, तो यहाँ पर जो हमारा ट्रेड होता है वो हमारी मुद्रा के अंदर होता है। उसके अंदर क्या हो जाएगा, जैसे आपकी मुद्रा कमज़ोर हुई तो ये क्या हो गया, आपकी मुद्रा का मूल्यह्रास हो गया, अवमूलन हो गया, कमज़ोर हो गई ना आपकी मुद्रा। तो ये यहाँ पर मूल्यह्रास की बात यहाँ पर कही जाती है अवमूलन के साथ। जब मूल्यह्रास और अवमूलन की प्रक्रिया अलग अलग होती है, मतलब दोनों ही प्रक्रिया क्या है, विभिन्न है। प्रभाव यहाँ पर क्या पड़ता है, तो प्रभाव के संदर्भ में अगर देखें तो अंतर कोई भी नहीं है। दोनों ही तरह से देखो, अवमूलन होना मतलब कम होना, मुद्रा ह्रास होना मतलब उसका भी मतलब होता है मुद्रा का गिरना, ठीक है ना। दोनों ही प्रक्रियाएं अलग अलग है, पर दोनों में कोई अंतर नहीं है। सन 1993 से विनिमय की प्रशासित या फिर निश्चित दरों का यहाँ पर पालन करता था, जबकि अब बाजार में निर्धारण प्रक्रिया जो है अस्थायी विनिमय दर पर चल जाती है। चीन अभी भी पूर्व का ही पालन करता है। मतलब 1993 के अंदर जो विनिमय की प्रशासित जो दरें थी उसके ऊपर पालन करता है, और बाजार का निर्धारित प्रक्रिया होती है। मतलब एक प्रक्रिया के बाद में अस्थायी विनिमय दर की जाती है कि भाई आज एक पेन की कीमत 8 रुपये है, तो 8 रुपये उस समय से ली जा रही है कि भाई इसकी कीमत इतनी ही है। तो ये क्या चीज़ आती है कि भाई धीरे धीरे जैसे पेन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आप उसके अकॉर्डिंग, उस 1993 के अकॉर्डिंग जैसे मान लें, तो वहाँ से आप देखेंगे कि पेन की मूल्य की कीमत क्या होती है, बढ़ती जाएगी, और आपके पास में मुद्रा का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाथ दिखता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वहाँ की कीमत तो 8 रुपये ही थी पूर्व में। अब जो कीमत है, चालू वर्ष की जो कीमत है वो 10 रुपये है। पहले क्या थी, 8 रुपये थी, 1993 में 5 रुपये थी। मान लीजिएगा, एक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि 1993 में एक पेन की कीमत 5 रुपये थी, आज उस पेन की कीमत 15 रुपये हो चुकी है। तो मुद्रा का एक बड़ा उछाल आपको देखने को मिलेगा, जबकि वास्तविकता में आपकी इकोनॉमी के अंदर उसे 5 रुपये की ही तुलना से लिया जाएगा, पर आज उसकी तुलना 15 रुपये हो जाती है। तो आप देखिएगा 10% का 10 रुपये का यहाँ पर ह्रास हो रहा है मुद्रा का, क्योंकि मुद्रा तो उसी रेंज में आगे बढ़ती जा रही है, पर निर्धारित मान जो है वो यहाँ से नहीं बढ़ पा रहा है। तो अभी भी पूर्व का ही पालन करता है चाइना।
भारत नहीं करता। भारत का आधार वर्ष जो होता है, भारत का आधार वर्ष यहाँ पर 11-12 कर दिया गया है। भारत 11-12 के हिसाब से अपनी इकोनॉमी को कैलकुलेट करता है। मुद्रा का उतार चढ़ाव क्या होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो अमूमन देखा जाएगा कि बाहरी व्यापार, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, बाहरी ट्रेड है ऑन अदर स्टेट से, जो भी अदर कंट्रीज से ट्रेड होता है, तो उसे देखा जाता है। बाहरी व्यापार देखा जाएगा, विदेशी निवेश देखा जाएगा, एफडीआई, दोहरा यहाँ पर यात्रा, दो तरफा यहाँ पर यात्रा जो होती है उसे देखा जाएगा। प्रवासियों द्वारा दो तरफा प्रेक्षण, उसे भी देखा जाता है। विदेशी ऋण, जो हमने आपको पहले बोला था कि भाई ब्याज दरें बढ़ चुकी हैं, विदेशी ऋण भी ले सकते हैं अपनी कंपनियों को आगे। फॉरेन में जो बैंक्स होते हैं, जैसे अलग अलग बैंक हैं, उनसे आप क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनियों के लिए लोन ले सकते हैं। सहायता प्राप्त करने और प्रदान करने के कारण विदेशी मुद्रा का शुद्ध अंतःवहन और बाह्य वहन होता है। मतलब यहाँ पर क्या कहा गया है कि विदेशी मुद्रा जो भी होती है उसका शुद्ध अंतःवहन और बाह्य वहन होता है। तो इन कारणों से यहाँ पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ट्रेड होगा, मुद्रा का आदान भी होगा और प्रदान भी होगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको कोई चीज़ मंगवानी है तो आपको डॉलर की ही मांग करनी पड़ेगी। जैसे तेल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो तेल के अंदर क्या होता है कि आप उसको अमेरिकी यूएस डॉलर में ही, आप किसी भी देश से अगर तेल मंगवाते हैं तो आपको यूएस डॉलर ही देने होंगे तेल खरीदने के लिए, वहाँ पर रुपए यहाँ पर काम नहीं आएंगे। तो ये होता है परिस्थितियों का बनना कि किस तरह से आप उसमें उतार चढ़ाव को महसूस कर सकते हैं। विदेशी संस्थानों में निवेशकों को FII जो है की कार्रवाई, संस्थानें जो होती हैं उनकी कार्रवाइयों में 1996 के मध्य से रुपए के उतार चढ़ाव का एक प्रमुख कारण है कि जब भारत में अपनी पूंजी का बाजार खोले, भारत अपनी पूंजी का बाजार खोलता है तो उसके अंदर भी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। 1996 से ये चीज़ें उस संस्थान को देखी जा रही है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व जो है उसकी उपेक्षित वृद्धि, जिससे भारतीय बाजार में एफडीआई की वापसी होगी। मतलब आने वाले समय में अगर फॉरेन रिजर्व की वृद्धि की जाती है अपेक्षा से ज़्यादा, तो इससे देखा जा सकता है कि भारत के बाजारों में एफडीआई की वापसी होगी। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो भी यहाँ पर एक बड़ा कारण बना हुआ है। उच्च तेल और वस्तुओं की कीमतें भी यहाँ पर सबसे बड़े कारण के अंदर आ रही है कि इस तरह से ये सारी प्रक्रियाएं बढ़ रही है। रुपए का यहाँ पर देखा जाए तो बाहरी मूल्यों में रुझान, रुपए जो है वो 76.984 के रिकॉर्ड के नीचतम स्तर पर खुला है। मतलब यहाँ पर इतना नीचे आ चुका है, 76, मैं तो 75 बता रहा था, 76 आ चुका है। केंद्रीय बैंक की समय पर 5 अरब डॉलर की यहाँ पर स्वीप नीलामी के द्वारा स्थापित था। मतलब केंद्रीय बैंक जो है उसका, केंद्रीय बैंक के समय यहाँ पर 5 अरब डॉलर की यहाँ पर स्वाइप नीलामी के द्वारा स्थिर था पहले भारत का यहाँ पर। और 2022 के अंदर डॉलर के मुकाबले इसमें 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। ये बाहरी रुझान है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरह से डॉलर की कीमतें घट रही है। रुपए के महत्वपूर्ण मूल्यह्रास दबाव के उदाहरण अगर देखें तो 2008 के अंदर वित्तीय संकट जो आया था वो यहाँ पर सबसे बड़ा कारण बना था भारत की मुद्रा का गिरने का। और 2011-12 के अंदर यूरोजोन ऋण संकट जो था वो भी यहाँ पर भारत की मुद्रा के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय बना था। और 2013 के अंदर ट्रैम्स जो है, तो वो भी यहाँ पर एक उदाहरण 2013 के अंदर बना था। कमजोर रुपए की कारोबार पर क्या असर पड़ता है, तो घरेलू मुद्रा का यहाँ पर मुद्राहास देश की निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करता है। अगर घरेलू मुद्रा का मुद्राहास अगर होता है तो यहाँ पर देश में क्या होगा, निर्यात का यहाँ पर बढ़ावा देगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात किया जाए। निर्यात में सहायता के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बाजार में हस्तक्षेप से भी बचा जाता है। मतलब सबसे बड़ी बात है कि RBI जो है वो यहाँ पर निर्यात में सहायता के लिए थोड़ा सा हस्तक्षेप से बचता है, क्योंकि उन्हें इस चीज़ की आशंकाएं लगी रहती है कि किस तरह से अगर ज़्यादा पैसा भी सर्कुलेट कर दिया जाए तो मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी मुद्रा एक लिमिट में होनी चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादा अगर आपने नोट छाप दिए और आप अगर बाहर मार्केट में उसे मैनिपुलेट कर देंगे तो भी आपकी वैल्यूज़ जो है वो कम हो जाएगी उस डॉलर के मुकाबले। लेकिन कच्चे तेल या अन्य माध्यमों की वस्तुएं जैसे मूल्यह्रास के कारण आयात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इस ओके, दोनों चीज़ें सेम है। अगर कच्चा तेल और अन्य सामान की वस्तुएं जैसे होगी वो भी मुद्राहास के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, क्योंकि ये सारे ट्रेड्स जो होंगे वो किस में होते हैं, हमारे डॉलर में होते हैं। समग्र अर्थव्यवस्था पर रुपए का मूल्यह्रास क्या प्रभाव डालेगा, तो समग्र अर्थव्यवस्था पर मूल्यह्रास का प्रभाव ये डालेगा कि चालू खाता घाटा बढ़ना। सबसे बड़ी बात कि आधार वर्ष होता है, चालू खाता जो होता है, इससे अभी रिसेंट में एक वीडियो हमने इसको अपलोड किया था कि चालू वर्ष खाता क्या होता है, आप उसको देखिएगा जाके, मैं इसमें आई बटन में आपको ये वीडियो प्रोवाइड करूंगा। चलिए इसके बाद देखते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार में कमी। मतलब विदेशी मुद्रा जो होती है आप किस तरह से ले सकते हैं, ट्रेड के माध्यम से ले सकते हैं। आप खरीद नहीं सकते विदेशी मुद्रा को, आपके पास आएगी सर्कुलेट होकर तो ही आप विदेशी मुद्रा का भंडार कर सकते हैं। और कच्चे तेल और अन्य माध्यमों में आयात की उच्चतम कीमतों के साथ लागत जो है वो जनहित मुद्रास्फीति हो जाएगी। जनहित मुद्रास्फीति मतलब आम लोगों के लिए जो लागत रहेगी उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। राज्य की कोष घाटा, जो राज्य द्वारा अपना राजकोष का जो भरण किया जाता है या टैक्स वसूली की जाती है उसके अंदर भी वृद्धि देखने को मिलेगी। ये यहाँ पर सबसे बड़ी करी गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू हैप्पी होली एंड एन्जॉय द कलर ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। सेफ रहें, सुरक्षित रहें और
सभ्यतापूर्ण होली खेलें। थैंक यू।